नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक ऐसा कंटिनेंट जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, डायमंड है, ऑयल है, कोबाल्ट है और लाखों स्क्वायर किलोमीटर उपज की जमीन भी है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान गरीबी, भूखमरी और संघर्ष की होती है। आखिर ऐसा क्यों? अगर अफ्रीका इतनी अमीर है तो फिर अफ्रीका को दुनिया के सबसे गरीब कंटिनेंट में से क्यों गिना जाता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और यकीन मानिए इसका जवाब इतना सिंपल लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अफ्रीका कोई देश नहीं है। अफ्रीका एक कंटिनेंट है जिसमें 54 कंट्री आती है। हर देश की अपनी इकोनॉमी है, अपनी पॉलिटिक्स है और अपनी चैलेंजेस है। इसीलिए पूरा अफ्रीका को एक ही नजरिए से देखना गलत होगा। लेकिन फिर भी एक कॉमन पैटर्न जरूर नजर आता है। बहुत सारे अफ्रीकन देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार, लेकिन उन रिसोर्सेज का फायदा आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। कॉलोनियलिज्म 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप की ताकतवर कॉलोनियल पावर ने अफ्रीका के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और पोर्टुगल जैसे देश का मकसद अफ्रीका को डेवलप करना नहीं था। उनका मकसद था रिसोर्स निकालना। गोल्ड निकाला, डायमंड निकाला, मिनरल्स निकाला और सब कुछ यूरोप में भेज दिया। रेलवेज और रोड भी बनाए गए, लेकिन लोकल डेवलपमेंट के लिए नहीं। उनका इस्तेमाल माइन से रिसोर्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, यानी पूरा सिस्टम एक्सट्रैक्शन के लिए डिजाइन किया गया था। इसका असर ये हुआ कि लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाई, मैन्युफैक्चरिंग वीक रही, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी बहुत कम ध्यान दिया गया। और जब देश आजाद हुआ तब उनके पास रिसोर्सेज तो थी, लेकिन उनका वेल्थ में बदलने वाली सिस्टम नहीं थी। कॉलोनियलिज्म का नुकसान सिर्फ इकोनॉमी नहीं था, पॉलिटिकल डैमेज भी बहुत बड़ा था। यूरोपियन पावर ने मैप पर सीधी लाइन खींच दी और बॉर्डर बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी कम्युनिटीज और ट्राइब किसके साथ रहती है। आजादी के बाद अफ्रीकन देशों को ऐसा बॉर्डर मिला जो नेचुरल नहीं था। इस वजह से कई जगहों पर एथनिक टेंशन और सिविल वार देखने को मिले। और जब किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट दोनों रुक जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, इसका नाम है रिसोर्स कर्स। लेकिन कई बार ज्यादा रिसोर्स होना भी प्रॉब्लम बन जाता है। मान लीजिए किसी के देश के पास बहुत सारा ऑयल है, गवर्नमेंट को आसानी से रेवेन्यू मिलने लगता है। तब लीडर्स का फोकस इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के बजाय उस रेवेन्यू पर कंट्रोल करने पर चला जाता है। करप्शन बढ़ते हैं, पावर स्ट्रगल बढ़ते हैं और पूरी इकोनॉमी एक ही रिसोर्स पर डिपेंडेंट हो जाती है। जब उस रिसोर्स की डिमांड या प्राइस गिरती है तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। अफ्रीका के कई देशों में इसी चैलेंज का सामना किया। और एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर। अफ्रीका अक्सर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, जैसे कोकोआ, ऑयल, मिनरल्स, लेकिन उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट यूरोप, अमेरिका या एशिया में बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में होता है और वही हिस्सा अफ्रीका के बाहर चला जाता है। यानी रिसोर्सेस अफ्रीका का, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसी और का। इसी वजह से कई देश रिसोर्सेस होने के बाद भी एक्सपेक्टेड लेवल की प्रोस्पेरिटी हासिल नहीं कर पाते। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हर प्रॉब्लम का ब्लेम सिर्फ कॉलोनियलिज्म पर नहीं दिया जा सकता। कई अफ्रीकन कंट्रीज में करप्शन भी एक सीरियस इशू है। कई जगहों पर रिसोर्स वेल्थ का फायदा आम लोगों के बजाय पॉलिटिकल इलाइट्स और पावरफुल ग्रुप को मिला। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वीक हो तो स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसा लगता है और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मिथ तोड़ना जरूरी है, अफ्रीका हमेशा से पुअर नहीं था। हिस्ट्री में अफ्रीका दुनिया का सबसे अमीर रीजन में से एक था। इसका फेमस एग्जाम्पल है मानसा मूसा। 14वीं सदी में माली एम्पायर के रूलर मानसा मूसा को हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसानों में से एक माना जाता था। उसका एम्पायर गोल्ड ट्रेड से इतना रिच था कि उसकी वेल्थ का आज की पैसों से एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। उस समय टिम्बुक्तु दुनिया का सबसे बड़े लर्निंग और ट्रेड सेंटर में से एक माना जाता था। ये हमें बताते हैं कि अफ्रीका में वेल्थ और नॉलेज दोनों मौजूद थे, यानी गरीबी अफ्रीका की परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या अफ्रीका का फ्यूचर भी ऐसे ही रहेगा? जरूरी नहीं है। आज अफ्रीका का पॉपुलेशन बहुत ही यंग है, टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो कर रही है, कई कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही है, रीजनल ट्रेड पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। यानी चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। तो अफ्रीका पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। अफ्रीका के कई रीजन पुअर इसलिए हैं क्योंकि सदियों के एक्सप्लॉयटेशन, वीक इंस्टीट्यूशन, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट और अनफेयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने डेवलपमेंट को स्लो कर दिया। रिसोर्सेज आज भी है, पोटेंशियल आज भी है, और अगर गवर्नेंस, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज पर फोकस बढ़ाते हैं तो अफ्रीका का फ्यूचर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। अफ्रीका की कहानी गरीबों की नहीं, पोटेंशियल की कहानी थी। और शायद सबसे बड़ा सच यही है, अफ्रीका पुअर नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल और कंट्रोल किया गया। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए